मैं असद शेख आज आप सभी का स्वागत करने जा रहा हूं बिहार से। बिहार की राजनीतिक चर्चा पूरे देश में है, चाहे राहुल गांधी की यात्रा हो और उनके साथ तेजस्वी का साथ हो, या जन सुराज के प्रशांत किशोर हो। लेकिन एक और चर्चा में बना हुआ बड़ा नाम है जो देश में हर वक्त राजनीतिक चर्चा का मोड़ बना रहता है, वो है नीतीश कुमार। लेकिन आजकल वो चर्चा से गायब है, और जब वो चर्चा में आते हैं तो उनकी चर्चा ऐसी होने लगती है, वो उनसे जुड़ी हुई अक्सर नहीं होती है। क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक ब्रांड रहे हैं। पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर अपने उसूलों पर काबिज हैं। लेकिन इस बार उनके राजनीतिक करियर का शायद सबसे मुश्किल चुनाव होने जा रहा है, और उस चुनाव से पहले वो तस्वीर से गायब है। आप ये रिपोर्ट देखें, विस्तार से इसे समझें कि ये कार्यक्रम हम क्यों कर रहे हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कभी जिसके लिए ये नारा लगा करता था, आज वही शख्स हाशिए पर खड़ा नजर आता है। बानगी है ये तस्वीर। इस तस्वीर में गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार छोटी कुर्सी पर या यूं कहें स्टूल पर बैठे हैं, और उनके सामने बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बड़ी कुर्सी यानी सिंहासन पर बैठे हुए हैं। नीतीश बिहार में लगातार 20 साल से सत्ता में हैं और राज्य का अपने लिए सबसे कठिन विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से पहले वो अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से चर्चा में हैं। इसको लेकर जहां उनके प्रशंसकों में बेचैनी है, वहीं उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। नीतीश कुमार कभी राष्ट्रगान के वक्त बातें करने लगते हैं तो कभी किसी महिला के साथ मंच पर आपत्तिजनक ढंग से पेश आते हैं, कभी किसी अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। कहने को जेडीयू और बीजेपी मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश क्या उतने ही ताकतवर हैं जितना पिछले चुनाव में दिखा करते थे। बीजेपी भी सब देख रही है। चुनाव निपटने तक वो जेडीयू के साथ एकता दिखाए रखना चाहती है। साथ ही इस बार अगर ये गठबंधन सत्ता में आया तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में है। 1980 में बीजेपी का जन्म हुआ, तभी से 45 साल हो गए बीजेपी को बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनने का इंतजार है। जेडीयू की सीटें कम आती हैं तो नीतीश कुमार पहले की तरह सौदेबाजी की स्थिति में भी नहीं रहेंगे जो इंडिया ब्लॉक से जाकर हाथ मिला ले। बीजेपी ऐसा दांव भी खेल सकती है कि जीतने वाले जेडीयू विधायकों को अपने ही साथ मिला ले। इन सब सियासी अटकलों पर हैरानी होना इसलिए भी लाजमी है कि नीतीश कुमार ने जब कभी भी राजनीतिक समझौता किया है तो अपनी कीमत पर किया है, लेकिन इस बार उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। गौर करने की बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद जिनका समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को है, बहुमत बचाए रखने के लिए उनका समर्थन मिलते रहना बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे में अभी बीजेपी के लिए नीतीश कुमार अहम हैं, लेकिन बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू से जीत कर आने वाले विधायक और जीते हुए सांसद जेडीयू में रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। गौर करने वाली बात ये भी है कि जब कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की थी तो हरियाणा का मुख्यमंत्री पद उनसे छिन गया था। हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। इस बार नरेंद्र मोदी जब कुछ दिन पहले बिहार आए हैं तो नीतीश की तारीफों के पुल बांध कर गए हैं। तो यक्ष प्रश्न ये है कि क्या अब नीतीश की भी छुट्टी होने की बारी है। स्पार्क न्यूज के लिए असद शेख की रिपोर्ट। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं रवि पराशर सर का। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि आपको आपके साथ बैठा हूं और आपके ज़हर साय में बहुत कुछ सीख पाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरे हैं खुशदीप सर, हमारे जाने पहचाना नाम, देशनामा पे अक्सर आप देखते हैं, हमारे संपादक हैं, और सर ने आज टाइम दिया है बिहार पे चर्चा के लिए। मैं खुशदीप सर से शुरू करना चाहूंगा। सर, नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है, पिछले 50 सालों से राजनीति में है, 25-30 सालों से राजनीति में है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि
सम्राट चौधरी बड़ी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, वो कुर्सी पर चुपचाप बैठे हैं। नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ ले रहे हैं भरी सभा में, राष्ट्रगान से गायब हो रहे हैं। एसआईआर जैसा मुद्दा बिहार में हो रहा है, नीतीश कुमार की एक टिप्पणी नहीं है। आपका इस पर क्या कहना? देखो असद, ये एक कहावत बड़ी मशहूर थी कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये बागों में बहार है, बिहार में नीतीश कुमार है। लेकिन आज की डेट में इस कहावत को बदलना पड़ेगा कि नीतीश कुमार बागों में तो बहार है, लेकिन नीतीश कुमार लाचार है। एक्चुअली देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति पे छाए हुए हैं। वो कभी बीजेपी के पाले में जाके और कभी आरजेडी के पाले में जाकर वो अपनी सत्ता बनाए रखे हैं। और इस बार जो उनका चुनाव है वो बहुत कठिन विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इस बार देखिए बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है। वहां पर जो दो मेन खेमे, जो एक कह सकते हैं आप एनडीए वाला जो है बीजेपी और जेडीयू, और दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें आरजेडी मुख्य चेहरा है और कांग्रेस साथ है, तो इनमें सिर्फ लड़ाई जो है वो सिर्फ आपस यानी सत्ता और विपक्ष की नहीं है। इन दोनों खेमों में आपसी भी है, कौन ज्यादा माइटी है। तो आज की डेट में नीतीश कुमार उतने ताकतवर नहीं दिखाई दे रहे जितने वो पहले दिखाई दिया करते थे और बार्गेनिंग की स्थिति में हुआ करते थे। इस बार उनके साथ ये नहीं दिख रहा। और उनका जो आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जो शारीरिक उनकी स्थिति और जो मानसिक स्थिति, वो भी जो है बिल्कुल अलाइन नहीं दिख रही, जो कि चुनाव के वक्त होनी चाहिए, जिससे कि वो लगे कि वो सबसे बड़ा चेहरा वही है। तो नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यही हो रही है। ऐसा मुझे याद आता है 2004 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आखिरी अपना जो कार्यकाल के आखिरी दिनों में थे, तो उनकी स्थिति भी ऐसी ही थी। उन्हें बीजेपी उस टाइम छुपा के रखती थी, एनडीए जो था छुपा के रखता था। लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और वो इस बार तो उनका बेटा भी, मुझे ये तो कहता है कि राजनीति में नहीं हूं, लेकिन वो भी दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीजें चल रही हैं। इस पे हमारे जो रवि जी हैं, रवि जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं खुद इनसे सीखा हूँ, कॉपी राइटिंग इनसे सीखा हूँ, और ये बड़ी पैनी नजर रखते हैं राजनीति पे। तो रवि जी इस पे और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। मैं रवि जी की तरफ ही आना चाहूंगा। सर, नीतीश कुमार को जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, 50 साल से वो राजनीति में है। 75 के दौर के बाद से वो लगातार राजनीति में एक्टिव है। और मैं ये मानता हूं, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, बाकी आप बताइएगा, कि उस इंसान ने कभी अपने आप को गिराकर समझौता नहीं किया। अपने दम पे जो भी करना था किया, लालू यादव के खिलाफ राजनीति खड़ी करनी हो वगैरह वगैरह। लेकिन ये कैसा दौर आ गया कि नीतीश कुमार मीडिया को ब्रीफ तक नहीं दे पा रहे हैं और बिल्कुल वो चर्चा से गायब है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। देखिए असद, ये बात बिल्कुल सही है कि बिहार की राजनीति में अगर हम पिछले दिनों की बात करें, जब से चुनाव प्रचार की गहमा गहमी बढ़ी है, तो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जमीन पर नजर आए और उन्होंने गांव-गांव काफी भीड़ भरी यात्राएं की हैं, आज भी कर रहे हैं। और अब आरजेडी और कांग्रेस बाकायदा वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो टेलीविजन की सुर्खियों में वो तस्वीरें भी छाई हुई हैं, साथ साथ प्रशांत किशोर की भी छाई हुई हैं। ये प्रश्न जो आपने किया है कि नीतीश कुमार या नीतीश का खेमा उतने सक्रियता से नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे जो सूत्र हैं बिहार में, वो ये कहते हैं कि एनडीए, खासतौर पर बीजेपी का जो नेतृत्व है बिहार में, वो इन दोनों तस्वीरों से, यानी प्रशांत किशोर की भीड़ वाली तस्वीरों से या फिर वोटर अधिकार रैली से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, और 2 दिन तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुई। आज काफी चर्चा भी इस बात की रही कि जिस मंदिर में सीतामढ़ी के कांग्रेस नेता गए, उसे लेकर कंट्रोवर्सी भी आज काफी रही। मेरे ख्याल से पूरे दिन वो मुद्दा छाया रहा, कौन सा मंदिर बीजेपी का, कौन सा मंदिर कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी के जो धुरंधर हैं बिहार की राजनीति के सिलसिले में, जो सूत्र बनाए जा रहे हैं वहाँ, उनका ये मानना है कि अंततः बिहार में जब वोटिंग का दिन निकट आएगा, तो जातीय समीकरण
ही काम आएंगे। लिहाजा सड़क पर शोर करने से कोई फायदा नहीं है, अपनी एनर्जी व्यर्थ बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। लिहाजा एनडीए खेमा अंदर अंदर अपना जाल बुन रहा है, और सड़क पर अभी दिखाई नहीं दे रहा उतने बड़े पैमाने पर जितना विपक्षी खेमा दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ चीजें अगर हम देखें, पिछले दिनों का जो घटनाक्रम है, तो गठबंधन, महागठबंधन और एनडीए में बहुत सारे सूत्र अभी खुले नहीं हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत सारे सूत्र अभी, बहुत सारी गांठें अभी बंधी नहीं हैं, छोर ओपन है। अभी देखिए, तेजस्वी यादव ने एक रैली में साफ साफ कहा कि अगर केंद्र में महागठबंधन जीतता है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। ये बिना किसी हिचक के उन्होंने कहा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि बिहार में अगर महागठबंधन जीतता है तो क्या वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने अपने पूरे जवाब में तेजस्वी यादव का बिल्कुल नाम नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें, सीट बंटवारे का जो कवायद है वो होनी है, तो बहुत सारी गिव एंड टेक की चीजें होनी है। और इसी तरह एनडीए में अगर हम देखें तो पिछली बार जैसे समीकरण नहीं है। एलजेपी इस बार गठबंधन के साथ है। कभी कभी लगता है वो जिस तरह से चिराग पासवान बयान दे देते हैं कि लगता है छिटक के चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की जो भी राजनीति हो, एलजेपी चिराग पासवान का भविष्य एनडीए के साथ ही सुरक्षित है। लेकिन वे इस बात पर अड़े हुए हैं कि पिछले चुनाव में, यानी 2020 के चुनाव में, मैं पटना में ही था काफी समय तक, तो वो चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिन सीटों पर वे नंबर 2 की पार्टी रहे थे, वे सारी की सारी सीटें इस बार उन्हें चाहिए बंटवारे में। और बड़ी दिलचस्प बात यह है, गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी 8-9 सीटें सभी जेडीयू के पास हैं अभी। तो ये एनडीए में भी मुझे लगता है कि टिकट बंटवारे के दौरान कुछ टकराव, खटपट होगा, और आरजेडी में भी टिकट बंटवारे के का जब सिलसिला चलेगा तो काफी कुछ हमें उस समय भी ऊंच नीच देखने को मिल सकती है। लेकिन नीतीश कुमार का न दिखना, ये निस्संदेह यकीनन एक सवाल है जो लगभग जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं उनमें घूम रहा है, और किसी के पास कोई स्पष्ट उसका उत्तर नहीं है। जाहिर है कि मेरे पास भी कोई बहुत पिन पॉइंटेड और वैसा कोई उत्तर नहीं है। मेरा आप दोनों से एक सेम सवाल होगा, और ये सवाल ही क्या, ये तो चर्चा का विषय है। 2024 का जब रिजल्ट आया, नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उस पूर्ण बहुमत ना मिलने पे जो सीटें कम थी उसे नीतीश कुमार की पार्टी पूरा कर रही है। तो अब ये बिहार का चुनाव या नीतीश कुमार की जदयू जो है, ये सिर्फ बिहार से जुड़ी हुई नहीं है। जैसा कि सब देख भी रहे हैं कि 12 सांसद जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सांसद हैं। तो क्या हम इस चीज को भी, ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या कि नीतीश कुमार जिस तरह से गायब है, और मुझे याद आता है हरियाणा में, मैं उस वक्त गुरुग्राम में था जिस वक्त की घटना घटी कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा खट्टर जी के नेतृत्व में बड़ी बढ़िया सरकार चल रही, और अगले दिन उनका इस्तीफा हो गया। और ऐसा ही अभी 3-4 दिन पहले नीतीश जी के पास गए हैं, मतलब कोई पुल का उद्घाटन था, और कहकर के आए कि एनडीए के जो है, एनडीए का ये चल रहा है और ऐसे जो है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जदयू में कोई तोड़फोड़ हो और वो भाजपा की तरफ आ जाए, क्योंकि भाजपा को उन सांसदों की बहुत जरूरत है? रवि सर, मेरा पहले आपसे सवाल। देखिए असद जी, जहां तक मेरी अंदरूनी सूत्रों के आधार पर जो जानकारी है, चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में तोड़फोड़ या ये भी तोड़फोड़ होने की कोई आशंका या संभावना, आशंका जदयू की तरफ से अगर हम बात करें तो आशंका कहेंगे, और एनडीए की तरफ से अगर बात करें तो संभावना कहेंगे। तो ना आशंका मुझे नजर आती है और न कोई संभावना इस बात की नजर आती है। रही बात नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाने की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस बात के परे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये कहें कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास भी इस समय ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको वो चुनाव से पहले उछाल दें और फिर बिहार में क्लियर कट जीत का चौका छक्का लगा पाएं। तो ये जो कुछ भी होगा वो चुनाव नतीजों के बाद ही होगा, और बहुत कुछ होगा चुनाव नतीजों के बाद। ऐसा
तो कहा जा सकता है। लेकिन चुनाव से पहले पहले इस तरह का कोई दांव बीजेपी या बीजेपी के सहयोगी दूसरी पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड के अंदर से भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नीतीश के नेतृत्व के प्रति कोई बगावत वाला स्वर सुनाई पड़ेगा, ऐसा लगता नहीं। सर खुशदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये जादू है नरेंद्र मोदी जी का, जो कहीं भी जाते हैं हाथ उठाते हैं और सरकार चली जाती है, तो क्या ये बिहार में ऐसा कुछ होगा, या फिर ये पहले तय कर दिया गया कि भाई, जैसा प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मैं दावा कर रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं, नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। तो सर क्या बीजेपी बहुत सदे हुए प्लान के साथ जा रही है कि भाई 12 सांसद हैं, उनका भी देखना है वगैरह वगैरह? देखो अक्सर जो नरेंद्र मोदी या अमित शाह, इनकी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। यानी जो आसार लगाए जाते हैं, इनकी अगर अपनी गवर्नमेंट होती है तो ये तो जो चर्चित चेहरे होते हैं उन्हें बनाते ही नहीं, बिल्कुल गुमनाम चेहरे। जैसे हमने पीछे देखा कई प्रदेशों में ऐसा हुआ, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में परवेश साहिब का नाम था मुख्यमंत्री का, अरविंद केजरीवाल को बना के आ रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता को बना। ऐसे हर जगह आप देखो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, जैसे आपने अभी जिक्र किया था, मनोहर लाल खट्टर था, तो वहां पर भी नहीं। मध्य प्रदेश देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, राजस्थान देख लो, जो चर्चित बड़े नाम थे उन्हें इन्होंने डिस्कार्ड किया और नए चेहरे। लेकिन ये सिर्फ उस स्थिति में है जहां पे बीजेपी पूर्ण बहुमत में खुद आती है। लेकिन जहां पर ये सहयोगी दलों के साथ आती है, वहां पर इसे समझौते करने पड़ते हैं और ताकत देखी जाती है कि किसकी पार्टी और कैसे है। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, या फिर बीजेपी में भी बहुत बड़ा चेहरा जैसे हो जाए, योगी जी दोबारा जीते तो उन्हीं को ही मुख्यमंत्री बने, है ना। तो ऐसी एक नाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव में बीजेपी आ गई पावरफुल, तो उन्होंने फिर देवेंद्र फडणवीस को बनाया। तो ये चीजें जो है, जो बिहार में भी अब जो आसार लगाए जा रहे हैं, जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं, बीजेपी बिल्कुल उससे ठीक उलट होकर चलेगी। बीजेपी को वहां पे अभी भी नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार चाहे लाचार है, अब नीतीश कुमार के साथ दूसरी स्थिति है। वो मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे 2004 में प्रधानमंत्री पद पर थे और आखिरी दिनों में बीजेपी को उन्हें शील्ड करना पड़ा था, छुपा के रखना पड़ा था, और बाद में तबियत ज्यादा ही खराब हुई। नीतीश ऐसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जैसी उनकी तस्वीरें आई हैं पिछले दिनों में, आपने देखा कि जैसे कि एक अधिकारी ने गमला दे रहा था तो उसके सिर पर ही रख दिया गमला, या फिर एक महिला जो आई थी मंच पे, उसे पीछे पीठ पे हाथ रख के उस पर भी आपत्ति हुई। राष्ट्रगान हो रहा था, वहां पर उठ के चल दिए, साथ जो सचिव बड़े थे उनके हाथ लगा रहे थे। तो ये सब चीजें जो है पब्लिक में भी जा रही हैं। नीतीश कुमार को हुआ क्या है, ये सवाल है। और जैसे कि रवि जी ने अभी कहा, पहले कुछ नहीं होगा, चुनाव से पहले कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही गठबंधन लड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेंगे बीजेपी खुद भी, और जेडीयू अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, और उसके बाद देखा जाएगा कि किसकी ताकत ज्यादा है। तो बीजेपी ये भी कर सकती है चुनाव के बाद कि जेडीयू अगर नीतीश के बिना भी, यानी अगर नीतीश जेडीयू को दूसरे है, और या तो अपने भी विलय करा ले, अपनी पार्टी भी विलय करा ले, ऐसा भी बीजेपी ने पहले कई बार किया है, दूसरी पार्टी के साथ किया है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आज की स्थिति में, और ये सिर्फ इसी खेमे में नहीं है, कांग्रेस और उधर आरजेडी भी, और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे वो भाकपा माले है, वीआईपी पार्टी है, ये सब पार्टियां हैं, तो ये भी सब कोशिश करेंगे कि अपने हम ज्यादा से ज्यादा बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर का इस बार एक्सपेरिमेंट हो रहा है जन सुराग का, प्रशांत बहुत दिनों से लगे हुए हैं और वो आईपैक के जरिए चुनाव की नस नस को जानते हैं, लेकिन वो चीजें जो टेबल पर रणनीति और मैदान पर आकर रणनीति क्या होती है, ये इस बार प्रशांत किशोर को पता चल रहा है कि ये कितनी मुश्किल होती है। तो ये सब चीजें देखने वाली। सर एक बहुत जरूरी सवाल, और मैं जब ये सवाल बोलूंगा आप दोनों ही मुस्कुराएंगे। नीतीश कुमार बहुत बार पलटी मार चुके हैं, तो अब ये है कि मैं जितना जान पा रहा हूँ, नीतीश कुमार हो या पहले एक दौर में एक नेता हुआ करते थे एचडी देवगौड़ा हो, या इस तरह के और नेता हैं, कि उन्हें जितना कमजोर समझा जाता रहा है,
वो लौट के उतनी ही मजबूती से आते हैं। एच डी देवगौड़ा को जब समझा जा रहा था कि उनकी राजनीति खत्म हो गई, प्रधानमंत्री बन गए थे। तो हम नीतीश कुमार के बारे में सबसे बड़े पलटीमार तो आप भूल ही गए, जिन्हें बैरोमीटर कहा जाता है, रामविलास पासवान, उनके बेटे हाँ जी, रामविलास पासवान। उनसे तो पहले ही समझ आ जाता था कि ये किस पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उसी की सरकार आएगी। उसी की तरह तो मैं ये कह रहा था सर, कहीं ऐसा क्या, ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि नीतीश कुमार अब भी, जो कि समय है, एक बार फिर इंडिया गठबंधन की तरफ वापस जाएं, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें और मजबूरन लालू यादव को भी और राहुल गांधी को भी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना पड़े। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो जाहिर है कि इंडिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। रवि सर, आपका इस पे क्या कहना है, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए असद, भारतीय राजनीति में ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति में इस तरह का, अगर आपके इस प्रश्न का अगर टेक्निकल जवाब मैं दूं तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन अभी जो सियासी समीकरण बिहार में है, क्या उसमें ऐसा लगता है किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से? तो अभी आज की जो परिस्थिति है, जो समाचार विचार जो हमें बिहार के अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करने के बाद पता चलते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति आज की स्थिति में मुझे लगती नहीं है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये तो, और खास तौर पर भारतीय सियासत में जो बहुत सारे मसलों पर बहुत वैयक्तिक मंथन से जुड़ी हुई सियासत है, जातियों पर सियासत है, बहुत सारे मसलों पर सियासत होती है यहाँ पर। तो ऐसे में कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो टेक्निकल आधार पे तो आप बिल्कुल सही हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 100% ऐसा हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक में नीतीश जी की राजनीतिक समझ को लेकर के पूछ रहा था, क्योंकि उन्होंने जब जब ये दांव चला है सबको चारों खाने चित कर दिया है, और अब भी जब उनके विरोधी हो या उनके समर्थक हो, सब उन्हें कमजोर समझ रहे हैं। तो नीतीश जी की राजनीतिक समझ, कमजोर, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी की सेहत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो जैसे खुशदीप जी ने कुछ घटनाएं बताई, इसमें किसी को कोई संदेह मुझे लगता है नहीं है। लेकिन जहां तक एक राजनेता के तौर पर नीतीश के कमजोर या सशक्त होने का जो प्रश्न है, तो अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, क्या वजह है कि नीतीश के नेतृत्व में ही ये वाला 25 का चुनाव भी लड़ना चाहती है? तो जाहिर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की छवि में वो ताकत अब भी, वो शक्ति अब भी नजर आती ही होगी। और इसीलिए इस मामले को लेकर कोई मतभेद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के मन में बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी सही है कि जो आज की जो पीढ़ी है, नए वोटर हैं, उन्होंने बिहार में जंगल राज की तस्वीरें बिल्कुल नहीं देखी होंगी, कतई तौर पर नहीं देखी होंगी। लेकिन ये जरूर सुना होगा उन्होंने कि जब लालू राज के बाद नीतीश का राज आया तो तत्काल कुछ काफी सुधार कानून व्यवस्था की स्थिति में हुए थे। महिलाएं पहले 6 बजे रात को शाम को घर से नहीं निकल पाती थी। उसके बाद सड़कें अच्छी बनी, महिलाओं का आना जाना वो निडर होकर घर से निकलने लगी। तो काफी कुछ ऐसा है जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जो कहा गया। और आज भी देखिए, आप अगर वोट शेयर का जेडीयू के या एनडीए का विश्लेषण करेंगे तो ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि 2010 के चुनाव के ऑनवर्ड्स महिला वोटर नीतीश कुमार को और बीजेपी को ज्यादा वोट दे रहे हैं पुरुषों के मुकाबले वहां पर। अब चाहे वो शराबबंदी का मसला हो या और दूसरे सरकार के फैसले हों। और इस बार चुनाव से ऐन पहले नीतीश गवर्नमेंट ने जिस तरह से सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दी है, महिलाओं को और भी खुश करने का प्रयास किया है। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं ये तो इनके पक्ष में जाते हैं, नीतीश कुमार की छवि के पक्ष में। लेकिन हाँ, शारीरिक क्षमता और शक्ति वो भी बहुत आवश्यक होती है चुनाव में। अगर आप चुनाव के घोषणा के बाद, टिकटों के बंटवारे के बाद अगर आप रैलियों में नहीं दिखाई दोगे, अगर आप उतनी सक्रियता नहीं दिखाओगे, तो इसका कुछ ना कुछ एडवर्स तो फर्क पड़ेगा ही, अंतर पड़ेगा। ठीक है सर, आपकी एक छोटी सी टिप्पणी इस पर कि नीतीश जी के जो राजनीतिक उनकी समझ है, उसके आधार पर वो क्या कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो राजनीतिक तौर पे एक भूचाल ला दे भारतीय राजनीति में? देखो असर, बड़ा
अच्छा कथन है कि राजनीति में स्थायी रूप से ना कोई शत्रु होता है और ना कोई मित्र होता है। तो ये सब चीजें हमारे देश में अंकगणित पे टिकी हैं कि चुनाव का अंकगणित क्या कहता है। अब वो चुनाव का अंकगणित बिहार में भी इस बार आप जैसे कह रहे हैं कि इस तरह की ऐसी त्रिशंकु विधानसभा सामने आ जाए जहां पर बीजेपी एक तरफ हो और दूसरी तरफ आरजेडी या जो कांग्रेस है इनके पास भी सीटें हों और नीतीश इस स्थिति में आ जाए जेडीयू कि वो जिसकी तरफ जाएंगे उसकी तरफ सरकार बन जाए। तो अगर तो उस टाइम तो इनका पक्के तौर पर दोनों को ही नीतीश को मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करना ही होगा। अगर बीजेपी को रोकना है कांग्रेस और आरजेडी ने तो वो नीतीश कुमार को कर सकते हैं, खुद बनाने की स्थिति में ना हो तो वो नीतीश कुमार को कहेंगे और नीतीश कुमार उस टाइम चाहे उनके पास कितनी भी कम सीटें हो वो कहेंगे मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और ये मानना पड़ेगा। और इधर हुआ तो इधर तो है ही बीजेपी के लिए तो ये नीतीश को बनाना होगा ही क्योंकि नीतीश की शर्त ही होगी या मैं तो तभी आऊंगा। हाँ, ये स्थिति दूसरी है कि बीजेपी वो तो सीटों का बंटवारा है, किस तरह किसे क्या मिलती है, दूसरी पार्टियां भी हैं वो भी अपनी लगाएंगी, अपना जोर लगाएंगी। तो ये तो बात की बात है कि लेकिन नीतीश कुमार अब उन्होंने 20 साल तक बारी खेली है बिहार में, काफी लंबे समय तक खेली है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि सुशासन कुमार के नाम से जाना जाता है, तो अब वो चीजें जो है अब दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है, अब वो गरीब है तबका है, वो हम देख रहे हैं कि जो ये 17 अगस्त से राहुल ने जो यात्रा शुरू करी है, अब वोट चोरी का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा इन्होंने बना दिया है, विपक्ष ने बना दिया है। इसमें चुनाव आयोग की सत्ता पक्ष से ज्यादा चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देनी पड़ रही है। अब ज्ञानेश कुमार खुद आके कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि भैया ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ समकक्ष। तो इस तरह के डायलॉग उन्हें बोलने पड़ रहे हैं। तो अब ये तो स्थिति बताए कि अब चुनाव में काफी बिहार का चुनाव बहुत इस बार बहुत पैना होने जा रहा है, बहुत टाइट होने जा रहा है, ये तो तय है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये अब वैसे भी सर जितना मैं समझ पाता हूँ इस देश में हर चुनाव मरने जीने का चुनाव बन जाता है और चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती है, फिर चुनाव के बाद क्या होता है सबके सामने। दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, सब ऐसा ही रहता है। फिलहाल की स्थिति में नीतीश कुमार चाहे उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठे, शारीरिक स्थिति पे सवाल उठे, लेकिन वो एक ऐसा चेहरा है कि उनके मुकाबले में बिहार में कोई नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा ये बात की बात है। अभी के लिए मैं आप अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रवि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको फिर से इनवाइट करूंगा, फिर से चर्चा में जरूर बुलाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका। खुशदीप सर को तो शुक्रिया कहना और ना कहना बराबर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा इस चर्चा में। तो हमारी ऑडियंस के लिए जी मेरे भी गुरु हैं और वो कॉपी राइटिंग मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश में इनसे बढ़िया कॉपी राइटिंग कोई नहीं कर सकता। अरे खुशदीप जी अरे सर बहुत शुक्रिया। तो अभी ऑडियंस के लिए बस इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने जवाब लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार चुनाव करीब है, ऐसी नई राजनीतिक चर्चाएं आपके बीच आती रहेंगी। अभी के लिए अलविदा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।